चलिए आज अपन बेटा कस्टम ड्यूटी में अपन ने 2 वीडियो पढ़े थे जिसमें अपन ने क्या बोला था, एक तो इम्पोर्टेंट अपने ने क्या डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है, और कस्टम ड्यूटी के बारे में पढ़ा था कि कौन सा चैप्टर है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, इसमें वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी। आज जो मेन क्वेश्चन है बेटा ध्यान रखना, अपने जो जीएसटी का पेपर है वो तो रहेगा 60 नंबर का और 40 नंबर की रहेगी अपनी कस्टम ड्यूटी। एक 20 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा और 10 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, कंफर्म है। जो 30 नंबर यानी कि 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल है और एक 10 नंबर का क्या आएगा, थ्योरी मान लो, या बहुत सी बार किस्मत ने साथ दे दिया तो 40 नंबर के क्या आ जाएंगे, प्रैक्टिकल आ जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है और प्रैक्टिकल भी यहाँ 2 ही चैप्टर दे रखे हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल के भी क्या है, 2 ही चैप्टर दे रखे और उनमें से क्वेश्चन आएगा, मतलब ये 30 नंबर के क्वेश्चन उनमें से आएंगे। तो कोई ज्यादा लोड नहीं है, मेन अपन वो 2 ही चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना, देखो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। चैप्टर का नाम पढ़ो, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। शीट में तुम्हारे बेटा पेज नंबर 43 है, शीट में पेज नंबर क्या है, 43। अब समझना कि मैं माल कहां से मंगवा रहा हूं, विदेश से, फॉरेन से, यानी कि मैंने यूएसए से माल मंगवाया, तो जो सामने वाली पार्टी है वो बिलिंग तो काय में फॉर्म में करेगी, डॉलर की फॉर्म में करेगी, क्योंकि वहां पे तो क्या चलता है, यूएसए में तो डॉलर चलता है। लेकिन मुझे पेमेंट तो मैं काय में करूंगा, मैं तो कैश की फॉर्म में, अपने रुपीज की फॉर्म में क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। और जो टैक्स का पेमेंट है यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो भी किस फॉर्म में लेगी, इंडियन रुपीज में लेगी। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो डॉलर में या फॉरेन करेंसी में होगी, और एंड में जाके उस फॉरेन करेंसी को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे काय में, इंडियन रुपीज में। अब दिक्कत ये आ रही है कि इसमें कौन कौन से खर्चे जोड़े जाए। अब पिक्चर समझना, एक फोटो है सामने, देखना क्या बोल रहा है। ये अपना एक्सपोर्टर प्रीमाइसेस है। एक्सपोर्टर क्या होता है, बेचने वाला, इसे हिंदी में बोलते हैं निर्यात करता। क्या बोलते हैं बेटा, निर्यात करता, एक्सपोर्टर। अपन जो खरीदने वाले हैं उसे बोलते हैं इंपोर्टर, हिंदी में बोला जाता है आयात करता। यानी कि अपन बैठे हैं कहां पे, इंडिया में, और सामने वाली पार्टी कहां है, यूएसए में। यानी कि ये लीजिए साहब, ये अपन हो गए और ये समोसा फॉरेनर हो गया, ठीक। अपन ने ऑर्डर दिया इसको, किसको ऑर्डर दिया अपन ने, इंडिया वाले ने किसको दिया, यूएसए को दिया, एक्सपोर्टर को ऑर्डर दिया, ये अपना इंपोर्टर का प्रीमाइसेस। क्या मुझे माल चाहिए, उसने की ठीक है मिल जाएगा। उसने माल की प्राइस बताई है 10,000 रुपए, क्या बताइए, एफओबी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफओबी प्राइस। बेटा एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि वो प्राइस जो इसके प्रीमाइसेस से निकलते वक्त डिसाइड हुई है, मतलब निकलते वक्त यहाँ इतना खर्चा हुआ, मेरा ये प्राइस है, ठीक है। अब यहां से माल तो मुझे तो इंडिया में मंगवाना है, माल कहां चाहिए अपन को, इंडिया में। ये तो एक्सपोर्टर की प्रीमाइसेस पे प्राइस कितनी होगी, इसके जो भी खर्चे थे एक्सपोर्टर के वो सब जोड़ जुड़ा के इसने बताया कितना, 10,000। तो इसे बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। समझ में आएगी बात। अब माल यहां से कहां जाएगा, ये चार्ट समझ लेना, तो आपके पूरे 30 नंबर कंप्लीट है, फिर कोई माथा बच्ची नहीं। यहां तक समझ में आएगा, पहले ऑर्डर किया था, इसकी एफओबी प्राइस देती 10,000 रुपए, वो एफओबी प्राइस बोल सकता है, बहुत सी बार इनवॉइस प्राइस लिख देगा, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है, फ्री ऑन बोर्ड ही है, मतलब यहाँ प्रीमाइसेस पे जो प्राइस डिसाइड हुई है वो। समझ में आ गया, इसका जो भी खर्चा लगना था, पैकिंग का वेकिंग का, वो सब जोड़ दिया। अब माल इस प्रीमाइसेस से अब डायरेक्ट इंडिया तो जाएगा नहीं, उसके लिए भी एक रूट फिक्स है। यहां से माल प्रीमाइसेस से माल कहां गया, कस्टम गया, यूएसए कस्टम ऑफिस गया, कहां गया, यूएसए कस्टम डिपार्टमेंट पे गया, जहां से माल देना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात। ये यहाँ पे एक पोर्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, पोर्ट। पोर्ट पे माल पहुंचा, समझ में आएगी क्या बात। अब यहां से वहां तक माल पहुंचा, तो इस बीच में सीओटी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, अपना खर्चा है, क्योंकि कहीं ट्रक ट्रक में तो ले जाना पड़ेगा लोड करके। तो यहाँ पे $2,000 का खर्चा है, क्योंकि अपन यूएसए में तो रुपीस में बात नहीं होगी, सारे काम कायम होगा डॉलर में। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इस बीच हमने इंश्योरेंस भी करवाया माल का, सीधी सी बात है,
मैंने यूएसए की कोई सिटी से ऑर्डर करवाया होगा माल, वहां से वो कहाँ जाएगा, पोर्ट पे जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने कोटा से जयपुर से को वाले को माल भेजना है बाहर, तो ठीक है, अब मैं यहाँ अपने राजस्थान में तो कहाँ समुद्र है ही नहीं कि यहाँ के पोर्ट पे चलो, तो यहाँ से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बॉम्बे के पोर्ट पे, या अपने पास में सबसे पास में कौन सा है, गुजरात का पोर्ट है, वहां पे मुझे माल को ले जाना पड़ेगा। तो उस बीच में मुझे ट्रांसपोर्ट का काम करना पड़ेगा, तो ये तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। साथ ही उस बीच में मुझे माल का क्या करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी तो करवाना पड़ेगा। कभी ट्रक पलट जाए, नुकसान हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। तो इस बीच का इंश्योरेंस भी करवा लिया, उसमें कितना, $1000 का। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक की जो प्राइस है ये 10,000 में 2,000 प्लस 1,000 जोड़ा, टोटल कितना हो गया, 13,000। समझना, ये एफओबी प्राइस, ये अपन ने लिखी एफओबी प्राइस। एफओबी प्राइस कितनी दे रखी, ऊपर मैंने लगा दिया साइन डॉलर का, ये $10,000। समझ में आएगी? फिर ये दो खर्चे जुड़ेंगे, हाँ, तो इसमें मैंने लिख दिया, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितनी है, $2,000, और इंश्योरेंस कितना हो गया, $1,000। समझ में आएगा? यहां तक इस पोर्ट तक पहुंचने तक की जितनी भी कॉस्ट जुड़ी है, जो भी खर्चा करा है, वो सब जोड़ने के बाद जो प्राइस आती है, ये आई है फिर $13,000। इसे हम बोलेंगे कस्टम एफओबी। क्या बोलेंगे, कस्टम एफओबी। माल पहुंच गया यहाँ और क्या खर्चे हो सकते हैं, लोडिंग का खर्चा हो सकता है, माल को शिप में चढ़ाएंगे ना, तो वो खर्चा, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कौन कौन से खर्चे प्लस होंगे वो देख लेंगे, पर अभी तो स्टेप देखो अपन को कैसे फाइंड आउट करनी है चीज। कस्टम एफओबी आई अपनी। अब माल पोर्ट से शिप पे या एरोप्लेन में या जहां भी जाना था अपना, कहा बोलते हैं, ट्रेन से जाना है तो ट्रेन पे चढ़ जाएगा। अगर यहाँ एरोप्लेन से जाएगा तो यहाँ पोर्ट की जगह क्या आ जाएगा, एयरपोर्ट आ जाएगा अपना, यहाँ इंलैंड स्टेशन आ जाएगा, तो लैंड के थ्रू जाएगा। समझ में आएगी? अब माल शिप से जाएगा, तो शिप से जाएगा तो शिप का भी तो किराया लगेगा, शिप का भी क्या लगेगा, तो वो लिखा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसे बोला जाता है फ्रेट। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। फ्रेट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। साथ ही माल जहाज से जा रहा है या एरोप्लेन से जो से भी जा रहा है, तो इस बीच रास्ते में मैंने इंश्योरेंस करवाया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वो कितना है, $2,000। तो ये भी ऐड होएगा, बोलो, ये लो साहब, ये मैंने ऐड करा फ्रेट। क्या ऐड करा, फ्रेट। फ्रेट कितना है, $3,000। इंश्योरेंस भी करवाया, ये लीजिए साहब इंश्योरेंस, वो कितना कराया, $2,000। टोटल जो वैल्यू आएगी इसे बोला जाएगा CIF वैल्यू। क्या बोला जाएगा, CIF वैल्यू। टोटल टोटल कितना हो रहा है, 13 और 5 18 है। CIF का मतलब क्या होता है, C का मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस, और F का मतलब फ्रेट, एंड फ्रेट वैल्यू। समझ में आएगी? इसमें सारी कॉस्ट जोड़ ली, ये इंश्योरेंस जोड़ लिया और ये फ्रेट जोड़ लिया। देखो इस वाले ट्रांसपोर्ट के लिए तो अपन ने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वर्ड यूज किया है, यहाँ के लिए अपन ने यूज किया है फ्रेट और इंश्योरेंस। मतलब ये वाला जो खर्चा है ये हमेशा कब जुड़ेगा, कस्टम एफओबी के बाद जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, कस्टम एफओबी कैसे निकलेगी, एफओबी में या इनवॉइस प्राइस में जो भी खर्चे हुए वो सारे जुड़ेंगे और फिर क्या निकलेगी, कस्टम एफओबी निकलेगी। समझ में आ गया? अब माल पहुंच जाएगा यहाँ पे माल की अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग पे भी तो कोई खर्चा करा होगा। हाँ देखो बेटा, अगर तुम आरबीडी से पढ़ोगे जो लास्ट 5 ईयर के पेपर है, तो उसमें बहुत, जैसे 2015 में रूल अलग था, 2015 में रूल अलग था, तो उन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखे वो 2015 के हिसाब से दे रखे। अभी अपना चल रहा है कौन सा, 2024, तो भी तो 2024 में जो रूल चल रहे होंगे अपन उसके हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले अनलोडिंग को भी जोड़ा जाता था, लेकिन अभी कस्टम में चेंज करा कि अब अनलोडिंग जो करेंगे उस खर्चे को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। लोडिंग तो जुड़ेगा, यहाँ पे आता है लोडिंग, पर अनलोडिंग का खर्चा नहीं जोड़ना है। अब माल पहुंच गया यहाँ,
अब माल आया, मान लो कि $1 की रेट चल रही है, मैंने उल्टा लिख दिया, ये $1 की रेट है। किसकी रेट है बेटा? $1 की रेट है। ये लो, $1 बराबर 70 रुपए। $1 बराबर कितना हो गया? 70 रुपए। अब मेरा माल कितने का बिल बना, जो कितने का बना? $18,000 का। तो 18,000 को 70 से गुणा करो, कितना आएगा? ये लिख रखा है 12,60,000। इसे बोला जाता है एवी। एवी 12,60,000। क्या बोला जाता है? 12,60,000। एवी का मतलब क्या होता है? असेसेबल वैल्यू। एवी का मतलब क्या होता है? असेसेबल वैल्यू। डन है? तो 12,60,000 मेरी असेसेबल वैल्यू आएगी, मतलब इस वैल्यू के ऊपर मुझे टैक्स चुकाना है। अब मान लो उसके बाद में तो कुछ खर्च होंगे, अब थोड़े से दिमाग लगाना, जो अपनी ये रहेगी गवर्नमेंट, यहां पे मेरा माल पहुंच गया, यहां पे मेरा माल क्या हो गया? पहुंच गया। यहां पे मेरा माल क्या हो गया? इंडिया पोर्ट पे पहुंच गया। समझ में आई? हाँ। अब इंडिया पोर्ट पे जब माल पहुंच गया तो उसे मुझे छुड़वाना पड़ेगा। अब वो इंडिया पोर्ट वाले माल तभी छोड़ेंगे जब तक मैं टैक्स का पेमेंट नहीं करूं, तो माल नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे काय का पेमेंट करना पड़ेगा? टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ड्यूटी का पेमेंट करो, उसके बाद तो मेरा माल छोड़ेंगे। तो मेरी ड्यूटी तो लगेगी 12,60,000। अब ड्यूटी मैंने माल छुड़वा लिया, माल को फिर मैं मेरे गोडाउन पे ले जाऊंगा, तो फिर ये खर्चा हुआ ट्रांसपोर्ट का, इंश्योरेंस का। इससे हमें कोई मतलब नहीं, अपन ने तो टैक्स पहले ही चुका दिया है, तो मैं को टैक्स के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। ये तो बाद के खर्चे, बाद के खर्चे से मुझे कोई भी मतलब नहीं। ये मेरी क्या आएगी? असेसेबल वैल्यू। और इस वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो जो दो चैप्टर दे रखे हैं इसमें अपने कस्टम ड्यूटी में, एक में तो अपन को सिर्फ असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं सिखाया गया है, दूसरे में असेसेबल वैल्यू भी पूछ लेता है और फिर उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा वो सिखाया गया है। बस इतना सा करना है। समझ में आ गई? अब आते हैं इसकी थ्योरी पे कि क्या क्या चीज क्या होती है। ये लीजिए, यहाँ एक फॉर्मेट दे रखा है। क्या दे रखा है? कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। मिल गया? कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। बेटा कैलकुलेशन की जगह पर को क्या लिखना है? ध्यान रखना, ये लिख रखा है यहाँ पे कंप्यूटेशन वर्ड यूज करना है। जितने भी टेक्स्ट होते हैं सब में अपन कंप्यूटेशन वर्ड यूज करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो लिखेंगे कस्टम एफओबी। अब कस्टम एफओबी कैसे निकालते हैं? तो नीचे दे रखा है कस्टम एफओबी कैसे निकलेगी, निकालना सीखा था ना। कस्टम एफओबी होती है अपन ने, ये देखो, ये वाली मेरी कस्टम एफओबी होती है। मतलब एफओबी में ये खर्चे जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? कस्टम एफओबी। ये लो साहब। अब कौन कौन से खर्चे होते हैं? एफओबी प्राइस बोल दो, इनवॉइस प्राइस बोल दो, या परचेज कॉस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। इसमें कौन कौन से खर्चे जोड़ेंगे? ध्यान से देखना। इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग चार्ज पेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में हुए तो नहीं जुड़ेगा, आउटसाइड इंडिया है तभी जोड़ना है। डन है? नेक्स्ट, एजेंट को कोई कमीशन दिया है, ठीक है, लेकिन कौन सा कमीशन छोड़ना है? अदर देन बाइंग कमीशन। क्वेश्चन बोल देगा कि ये बाइंग कमीशन है, तो फिर अपन को शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कंटेनर की जो भी कॉस्ट है वो जुड़ेगी, लेकिन एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल कंटेनर। ऐसे कंटेनर जिनको हमें वापस क्या करना है? रिटर्न करना है। जैसे अपन पेप्सी की बोतल खोलते हैं ना, पीते हैं ना कांच वाली, 15 रुपया 20 रुपए की जो बोतल आती है, अपन ने कोल्ड ड्रिंक पी और वापस अपन शॉपकीपर को वापस दे देते हैं, क्योंकि ये वापस क्या होगी? रीयूज होगी। इसमें वापस से वो कोल्ड ड्रिंक भर के वापस अपन को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। यानी कि रिटर्नेबल पैकिंग है। कौन सी पैकिंग है कि आपको वापस करनी? तो अगर रिटर्नेबल पैकिंग है तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं करना है। डन है? रॉयल्टी लाइसेंस फीस जोड़नी है। मटेरियल सप्लाई बाय बायर, और ब्रैकेट में लिखा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लो मैंने यूएसए वाले को ऑर्डर दिया कि आपको कार बनानी, जिसमें जो टायर लगा रहे ना वो ट्रैक्टर में बड़े टायर नहीं आते, पीछे के दो ट्रैक्टर में बड़े बड़े टायर आते ना, तो मैंने क्या, तो इन कारों में चारों जगह क्या लगा है? बड़े बड़े टायर लगा। पर यूएसए वाले ने बोले कि सर इतने बड़े टायर हमारे यहाँ पे नहीं मिलते। तो मैंने कोई बात नहीं, वो मटेरियल में क्या कर देता हूँ, टायर में यहाँ से इंडिया से तेरे को भेज देता हूँ। तो उसे बोलते हैं मटेरियल सप्लाइड बाय बायर। समझ में आएगी? आगे डीमरेज चार्जेस, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे डीमरेज चार्जेस दे रखे, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये मोस्ट पॉइंट है। डीमरेज चार्जेस हम तभी जोड़ेंगे इन केस ऑफ वेसल, जब माल कहां से आ रहा है? पानी वाले जहाज से आ रहा है।
तभी हम जोड़ेंगे। समझ में आएगी? डिमेरिट चार्जेस क्या होता है? मान लो मैंने माल मंगाया, पोर्ट पे मेरा माल रखा हुआ है, तो मेरा एक टाइम पीरियड होता है 30 दिन। लगभग कितने दिन? 30 दिन। याद रखो कि 30 दिन में मुझे वहां से माल, जो जैसे कि मेरा माल कहाँ पहुंचा था, देखो यहाँ पे देखो, इस पोर्ट पे पहुंचा था मेरा माल। अब मुझे यहाँ से माल को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। मेरा माल है, मुझे ले जाना पड़ेगा। तो उसकी लिमिटेड टाइम पीरियड है 30 दिन। 30 दिन में मुझे माल क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर मैं 30 दिन तक माल यहाँ से नहीं हटाता हूँ तो फिर मेरे ऊपर क्या लगेंगे? चार्जेस लगेंगे। क्या लगेंगे? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो मेरे से क्या वसूलेंगे? रेंट वसूलेंगे। यानी कि वो मेरे से क्या वसूलेंगे? चार्जेस वसूलेंगे। उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? डिमरेज चार्जेस। पर ध्यान रहे, ये किसके केस में लेना है आपको? सिर्फ वेसल के केस में। किसके केस में लेना है? वेसल के केस में लेना है। समझ में आएगी? फिर पैकिंग चार्जेस, अगर कोई पैकिंग चार्जेस है तो वो भी जुड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्ज फॉर फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट फॉर शिपमेंट। मतलब क्या बोला है कि ट्रांसपोर्ट चार्ज वो भी कौन से? एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से कहां तक? इस पोर्ट तक के जो भी ट्रांसपोर्ट के चार्ज है, मतलब ये वाले चार्ज। ऐसे इसका इंश्योरेंस, ये दोनों भी जुड़ेंगे। देखो ये तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, समझ में आ गया? ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू लोड टू एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट पे जाता तो एयरपोर्ट आ जाएगा। ऐसे ट्रांसपोर्ट की यहीं पे लिख लो इंश्योरेंस भी शामिल है। अगर इंश्योरेंस भी हो तो वो भी शामिल होएगा। साथ ही लोडिंग चार्जेस भी क्या होंगे? ऐड होंगे। समझ में आएगी? इससे आपकी क्या निकल जाएगी? कस्टम एफओबी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बेटा? कस्टम एफओबी निकल जाएगी। समझ में आएगी? फिर कस्टम एफओबी में अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे फ्रेट। ये फ्रेट कौन सा था? जो जहाज से आ रहा था, ये वाला, इसको फ्रेट बोलते थे और ये वाला इंश्योरेंस वर्ड यूज करते थे। तो ये फ्रेट और इंश्योरेंस जुड़ेगा तो आपकी आ जाएगी सीआईएफ वैल्यू, और उसको एक्सचेंज रेट से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी असेसेबल वैल्यू आ जाएगी रुपीस में। डन है? अब समझना, फ्रेट के लिए अपन देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। फ्रेट के लिए कुछ रूल है, कैसे क्या है? ये रहा फ्रेट। समझना, अगर माल जा रहा है काय से? वेसल से या फिर व्हीकल से, या तो पानी से या जमीन से, और एक है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब हवा से। तो पहले बात करते हैं वेसल और व्हीकल की। अगर एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है, अगर फ्रेट का अमाउंट दे रखा है कि $2000, तो हम वही यूज कर लेंगे। लेकिन अगर अमाउंट गिवन नहीं है तो क्या लेंगे? कस्टम एफओबी का 20%। ध्यान रखना, कस्टम एफओबी का 20% लेना है। ठीक है? एफओबी का नहीं लेना है, कस्टम एफओबी का लेना है। लेकिन अगर माल कैसे आता है? एयरक्राफ्ट से आता है। माल कैसे आता है? एयरक्राफ्ट से आता है, हवाई जहाज से आता है। अगर एक्चुअल दे रखे हैं तो उस केस में क्या करना है? जो एक्चुअल है वो, और ये एफओबी है ना, ये कस्टम एफओबी है बेटा। कौन सी एफओबी है? कस्टम। और कस्टम एफओबी का कितना परसेंट? 20%। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा। समझ में आ गया? अगर एक्चुअल दे रखा है, अगर एक्चुअल नहीं दे रखा है तो वही कस्टम एफओबी का 20% लेंगे। कुल मिला के एयर के केस में कंपैरिजन करेंगे, बाकी सब जगह 20% से काम चला लेंगे। अगर एक्चुअल दे रखा हुआ तो एक्चुअल यूज कर लेंगे। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फ्रेट के बाद लेते हैं बेटा अपन इंश्योरेंस की बात करते हैं। फ्रेट के बाद क्या की बात करते हैं? इंश्योरेंस। अगर एक्चुअल गिवन है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि माल हवाई जहाज से आ रहा कैसा, ऐसे कोई मतलब यहाँ नहीं है। अगर एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल यूज कर लेंगे। अगर एक्चुअल नहीं दे रखा है तो 1.125%, वो भी किसका? कस्टम एफओबी। कस्टम एफओबी का कितना? 1.125% लेंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट। या तो सीआईएफ वैल्यू को अपन कैसे मल्टीप्लाई करते थे? एक्सचेंज रेट से। तभी तो क्या आएगी? एसेसेबल वैल्यू इंडियन रुपीस में आ जाएगी। एक्सचेंज रेट कौन सी यूज करेंगे? बोर्ड वाली। कौन सी? बोर्ड कौन सा होता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है? इसकी जो रेट रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी रेट रहेगी, आरबीआई की भी रेट रहेगी, बैंक की भी रेट रहेगी, और बोर्ड की। तो बोर्ड की रेट याद रखना है, तो बोर्ड लिखा रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा? सीबीआईसी लिखा रहेगा। वही एक्सचेंज रेट यूज करनी है। अब समझना, अगर माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, माल क्या हो रहा है? इंपोर्ट।
तो रेट कौन सी डेट की लेंगे? बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आपने प्रेजेंट करी। बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होता था जिसे अपन को प्रेजेंट करना पड़ता था अपना माल छुड़वाने के लिए। तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करा है उसी दिन मेरी क्या वही वाली डेट मेरे को क्या लेनी है, यूज करनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट वाला याद नहीं रखना, मेन अपने इंपोर्ट वाले ही ज्यादा है। डिमरेज चार्जेस बोली थी इन केस ऑफ वेसल के केस में होगा। ये मैंने बोल दिया लैंडिंग चार्जेस, वो लोडिंग चार्जेस थे ना अनलोडिंग वाले, वो अब एप्लीकेबल नहीं है तो अपन को ध्यान में नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगी क्या यहाँ तक की बात? डन है? कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलिए अब इसके बाद करते हैं अपन क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो आपकी बुक के क्वेश्चन लिए मैंने, देखो क्वेश्चन क्या है। चैप्टर इंपोर्टेंट है, पहले कुछ इलिस्ट्रेशन की बात करते हैं। कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें बेटा, और इजी सा टॉपिक है ये लीजिए, समझो। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, एक एक चीज समझना। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि कंप्यूट असेसेबल वैल्यू। आपको क्या निकालनी है, असेसेबल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, असेसेबल वैल्यू। बताओ, ऊपर लिखेंगे अपन कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। ये लिखा, एक तरफ अपन कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर का, और एक तरफ कॉलम बना लेंगे अपन अमाउंट। डन है? आप समझ, सबसे पहले दे रखी है एफओपी वैल्यू दे रखी है मशीन की, कितनी दे रखी है, $60,000 की दे रखी है। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, एफओपी प्राइस बोल दो या वैल्यू बोल दो। अब ध्यान रहे यार डॉलर में बात चलती तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे। ये लीजिए साहब $2। एफओपी वैल्यू दे रखी है $60,000। ठीक, ये कस्टम एफओपी नहीं है, ये एफओपी दे रखी है। आगे की बात करते हैं, देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods to the place of importation। उसने क्या बोला कि यूएसए पोर्ट से अपने वाले प्लेस तक, लिखा है ना प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, जब अपने वाले प्लेस तक मतलब यूएसए पोर्ट से इंडिया पोर्ट तक का जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो उसके बारे में बात हुई। वो क्या है, नॉट असर्टेन, पता नहीं है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, प्लस करेंगे फ्रेट। जब फ्रेट दिया हुआ नहीं है तो क्या करते हैं, जो भी कस्टम एफओबी है उसका 20% ले लेते हैं। तो $60,000 का 20% $12,000। बोलो कोई दिक्कत? आगे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस उसका भी पता नहीं है। तो जब इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दिया हुआ हो तो अपन क्या लेते हैं, कस्टम एफओबी का 1.125%। करो कितना आएगा, करो कैलकुलेटर में। 60,000 का 1.125%, 675। ठीक, उसके अलावा अनलोडिंग चार्जेस, बेटा अनलोडिंग चार्जेस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अनलोडिंग चार्जेस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। मैंने बताया था अनलोडिंग चार्जेस अब क्या हो गया है, बंद हो गया है, इसको ऐड नहीं किया जाता है। चलिए, जब इसको ऐड नहीं कर रहे तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो यही मेरी क्या हो जाएगी, कस्टम एफओबी। तभी तो मैंने फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ा। फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,675। ये मेरी क्या होगी, CIF वैल्यू। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एक्सचेंज रेट से,
एक्सचेंज रेट कितनी दे रखी है, देखो यहाँ दे रखी है रेट ऑफ एक्सचेंज, वही सीबीआईसी की मिलेगी या फिर बोर्ड की मिलेगी। $1 बराबर कितनी दे रखी है, 70। तो आपकी क्या आ जाएगी, असेसेबल वैल्यू आ जाएगी। अब असेसेबल वैल्यू को अपन शॉर्ट में ए भी बोलेंगे ना, गुणा कर लो इनको, तो 72,675 गुणा 70, तो ये आ गया 508,725,0। 50,87,250 ये असेसेबल वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये लीजिए, ये रहा आंसर। ठीक है, इलस्ट्रेशन के फोटो है तुम्हारी बुक के। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करते हैं। अब कल की बात हुई कि इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कंप्यूट करो असेसेबल वैल्यू, आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है। एफओबी दे रखी है $1,80,000 की, डन है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वही बात है, पर यहां माल कहां से आ रहा है बेटा, एयर से आ रहा है। जब भी माल एयर से आएगा तो कंपैरिजन करते हैं, फ्रेट है ये, क्या है, फ्रेट। और ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दे रखी है, तो बहुत बढ़िया बात है, अनलोडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आओ साहब कैसे क्या निकालेंगे, ये लीजिए साहब, कौन सा इलस्ट्रेशन है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवी बोले तो असेसेबल वैल्यू, एक तरफ पर्टिकुलर एक तरफ डॉलर में बात होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखी है कस्टम एफओबी, बोलिए कस्टम एफओबी कितनी दे रखी है, $1,80,000 की दे रखी है। प्लस करेंगे फ्रेट, फ्रेट ब्रैकेट में लिख दो बाय एयर, और लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। इसका हमें वर्किंग नोट देना पड़ेगा क्योंकि माल कैसे आ रहा है, एयर से आ रहा है। एयर के केस में हमेशा वर्किंग नोट देना है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो जो एक्चुअल गिवन है वही ले लेंगे। इंश्योरेंस दे रखा है एक्चुअल में $1,950 का, इनको जोड़ेंगे तो अपनी आ जाएगी CIF वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन बेटा एक्सचेंज रेट से, एक्सचेंज रेट दे रखी है 83 $1 बराबर, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, असेसेबल वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे वर्किंग नोट देना है फ्रेट का, काय का वर्किंग नोट देना है, फ्रेट का। आओ सब फ्रेट का वर्किंग नोट दे रहे हैं अपन, ऊपर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट कब जाएगा, जब माल काय से आ रहा हो बेटा, एयर से। इस केस में क्या होता है, जब एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है तो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल में फ्रेट कितना दे रखा है, देखो $45,000, ये लीजिए साहब, ये $45,000। बी कस्टम एफओबी का 20%, कस्टम एफओबी कितनी दे रखी है, 1,80,000। 1,80,000 का 20%, तो 1,80,000 का 20% कितना हो गया, $36,000। दोनों में से जो भी कम होगा, कौन कम है यहाँ, $36,000। तो यहाँ क्या प्लस हो जाएगा बेटा, $36,000 प्लस करो कितना आएगा, 1,80,000 प्लस 36,000 प्लस 1,950, तो ये आ गया बेटा $2,17,950। इसको गुणा करते 83 से, तो अपना आंसर आ गया 1,808,9850। ये कोई दिक्कत, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर मिला था। कहाँ गया, अच्छा इसका मैंने आंसर का फोटो नहीं लिया है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है।
चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद बेटा 3 इसमें भी दिया है, 3 इजी सा क्वेश्चन है, वो तुम्हें करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में इंश्योरेंस नहीं दे रखा है, बाकी ईयर वाला वर्किंग नोट जाएगा। इंश्योरेंस नहीं दे रखा है तो कस्टम एफओबी का 1.125% लेगा। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं अपन इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ये 4 इलिस्ट्रेशन है, देखना क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। वो एसेसेबल वैल्यू निकालनी, इसमें क्या निकालनी है, एसेसेबल वैल्यू। एफओबी दे रखी है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एफओबी ओहो मना कर दिया कि है ही नहीं हमारे पास। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर तो लिखा ही नहीं, मतलब फ्रेट भी नहीं दे रखा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फ्रेट, वही लाइन लिखी हुई है। अब बोला है एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, एफओबी और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अनलोडिंग से तो मुझे कोई मतलब नहीं, और $1 बराबर रेट कितनी दे रखी है, 87। आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है, ये लीजिए इलिस्ट्रेशन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। एक तरफ कॉलम हो गया अपना पर्टिकुलर का, एक तरफ हो गया अपना डॉलर में है शायद काम, ये डॉलर, ठीक है बेटा। ये जो असेसेबल वैल्यू वाला आंसर आया ना अपना, इसके आगे रुपीस का साइन लगाना, ये रुपीस में निकला है। आ जाओ साहब, बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। इसने दे रखा है एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दे रखा है डायरेक्ट। क्या दे रखा है, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये लीजिए एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है। ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। एफओबी और इंश्योरेंस दे रखा है $1,12,000 का। अब अपन क्या करते हैं, एफओबी में एक तो फ्रेट जोड़ देते, इंश्योरेंस जोड़ देते, पर इसने एफओबी में इंश्योरेंस तो ऑलरेडी जोड़ दिया। जब इंश्योरेंस ऑलरेडी जोड़ दिया तो अपन को जोड़ना क्या है, सिर्फ फ्रेट ही तो जोड़ना है, क्योंकि इंश्योरेंस प्लस कर देते पर वो तो ऑलरेडी अपन ने क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। अब फ्रेट इसने दे रखा है, ये रहा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्रेट पता नहीं है। जब फ्रेट का पता नहीं हो तो कस्टम एफओबी का 20% लेते हैं। यहाँ कस्टम एफओबी नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ एफओबी और इंश्योरेंस दे रखा, तो हम इसका ही कितना ले लेंगे, 20% ले लेंगे। 1,12,000 का 20%। करिए सोल्व कितना आएगा, 1,12,000 का 20% की अगर बात करते हैं, ये आएगा 22,400। टोटल लगाएंगे, ये आ जाएगी मेरी CIF वैल्यू, ये डॉलर में ही चल रही है। 1,12,000 में जोड़ा 1,34,400, इसको गुणा किया जाएगा बेटा एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट देखिए कितनी दे रखी, 87 रुपीस। चलो मल्टीप्लाई करो 87 से, तो आपकी असेसेबल वैल्यू आ जाएगी रुपीस में। कितना आ जाएगा, इंटू 87 करते हैं तो ये आ गया 11692800। आंसर मैच कर लो, 11692800। डन है, बढ़ते हैं। सेम इलिस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें भी आपको क्या निकालनी है, कंप्यूटेशन करना है असेसेबल वैल्यू का। आपको एवी निकालनी है, असेसेबल वैल्यू निकालनी है। एफओबी पता नहीं है, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या बोला है, एफओबी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया, फ्रेट, यानी कि एफओबी प्लस फ्रेट दे रखा है $48,000, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का पता नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का पता नहीं है तो कितना ले लेंगे, 1.125%, और जो अनलोडिंग है उसको हम शामिल करेंगे। एक्सचेंज रेट दे रखे 70 रुपए। आओ साहब, ये लीजिए साहब इलिस्ट्रेशन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। अब कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू की बात करते हैं। आओ
इसमें एफओबी और फ्रेट दे रखा है, तो ये लो साहब, एफओबी प्लस फ्रेट, वही पर्टिकुलर डॉलर लिखना है, ये $48,000 दे रखा है। देन साथ में इसमें इंश्योरेंस का हमें पता नहीं है, प्लस इंश्योरेंस $48,000 का 1.125%, क्योंकि देखो फ्रेट तो जोड़ने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है। तो 48,000 का 1.125% अगर करते हैं तो ये आ रहा है 540, तो ये आ गया 48,540। इसे हम बोल देंगे CIF वैल्यू। इसको गुणा कर दो एक्सचेंज रेट से, एक्सचेंज रेट दे रखी थी अपनी बेटा 70 रुपीज, ये लीजिए राजा, आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। कर लो 48,540 गुणा 70, 3397,800, ये डन है बेटा। 10 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो इसी चैप्टर में से आएगा, बहुत इजी है ये रहा, 3397,800 आंसर, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, इलिस्ट्रेशन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कोटा यूनिवर्सिटी का कितना फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है। ये रहा कोटा यूनिवर्सिटी बीकॉम में 2016 में, फिर 18 में, फिर 22 में, फिर 20 में, फिर 22 में, हर 2 साल के गैप में। तो बेटा इस बार 2024 में इसका नंबर आने वाला है। अगर इसी सीक्वेंस पे चला तो हो सकता है 2024 में तुम्हें ये क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि हर 2 साल में पूछ रहा है। 2016 में पूछा है, फिर 18 में पूछा है, फिर 20 में पूछा है, फिर 22 में। तो किसका नंबर आ रहा है? 24 का, क्योंकि 23 में पूछा ही नहीं। समझ में आई क्या बात? चलिए, क्वेश्चन है इजी और बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखो, जेड लिमिटेड है, इसने इंपोर्ट करे गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड से। कहां से करे? इंग्लैंड से करे, विद CIF प्राइस। ओह, इसने डायरेक्ट CIF वैल्यू दे दी। अपन कस्टम एफओबी में फ्रेट जोड़ते थे, इंश्योरेंस जोड़ते थे, तो CIF वैल्यू आती थी। इसने पहले ही CIF वैल्यू दे दी। वो कितनी दे रखी है? 25,000 पाउंड दे रखी है। ये काय का साउंड है? पाउंड का। बाय एयर। ओहो, इसने काम बिगाड़ दिया। देखो समझना, अगर ये एयर से नहीं आता है, माल काय से आता है? शिप से आता, तो फिर तो असेसेबल वैल्यू क्या हो जाती है अपनी डायरेक्ट। जो CIF वैल्यू दे रखी है उसको मैं एक्सचेंज रेट से गुणा कर देता। अगर माल काय से आता है? इन वेसल, काय से गुणा कर देता? एक्सचेंज रेट से गुणा कर देता मैं सीधा, तो मैं एक्सेसिबल वैल्यू आ जाती। इसमें तो मुझे कोई माथा बच्ची करनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? माल काय से आ रहा है? एयर से आ रहा है, और एयर में जो फ्रेट होता है वो 20% का कंपैरिजन के साथ आता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन ने क्या गड़बड़ करी है कि एयर दे दिया है और फ्रेट दे दिया कितना? 7,900 इंक्लूड है इसमें, और इंश्योरेंस कितना इंक्लूड है? 500 इंक्लूड है, सॉरी 100 पाउंड इंक्लूड है। आपको डिटरमाइन करनी है असेसेबल वैल्यू कस्टम के लिए। यहाँ एक्सचेंज रेट, चलो एक्सचेंज रेट बाद में देखेंगे, पहले यहाँ का कार्यक्रम कर दे। बेटा यहाँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ध्यान से समझना, समझ। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपोर्टेंट है। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है ये? 6। ऊपर लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ एवी असेसेबल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। फिर लिखा जाता है अपन को पर्टिकुलर, और ये पाउंड का काम है तो ये पाउंड का साइन बना दिया। अब क्या क्या दे रखा वो लिखते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है CIF वैल्यू। CIF वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000 पाउंड, समझो। ऊपर साइन लगा रखा है 25,000 पाउंड। अब अपन जनरली कैसे क्या करते थे, क्वेश्चन अगर सोल्व करते थे तो देखो इधर देखो, कस्टम एफओबी लिखते थे, उसमें से माइनस करते थे फ्रेट,
सॉरी प्लस करते थे फ्रेट और प्लस करते थे इंश्योरेंस, तो तुम्हारी कौन सी वैल्यू आ जाती थी? सीआईएफ वैल्यू आ जाती। अब क्वेश्चन ने क्या दे रखी है? सीआईएफ वैल्यू दे दी, तो मुझे निकालनी क्या है? कस्टम एफओबी। मतलब मुझे नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। जब भी रिवर्स कैलकुलेशन जो प्लस हुआ वो सब क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस हुआ वो सब क्या हो जाएंगे? प्लस। पर या तो सारे प्लस है तो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इसमें से एक तो फ्रेट माइनस करना है मुझे, एक इंश्योरेंस माइनस करना है। फ्रेट कितना दे रखा है? 7,900 पाउंड और इंश्योरेंस दे रखा है 100 पाउंड। ये लीजिए 7,900 पाउंड और 100 पाउंड। ये मेरी क्या आ जाएगी? कस्टम एफओबी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 में से 8 गए तो 17,000, यानी कि 17,000 पाउंड मेरी क्या आएगी? कस्टम एफओबी। ये क्यों करा है वो समझना। अब वापस से मैं जोड़ रहा हूँ इसमें फ्रेट और वापस से जोड़ रहा हूँ इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। अगर वैल्यू गिवन है तो वही यूज करनी है, यानी कि यहाँ तो 100 पाउंड ही यूज होगी। लेकिन दिक्कत काहे में आ रही है? फ्रेट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि फ्रेट में माल अपना कैसे आया? एयर से आया है। तो फ्रेट के लिए हमें देना पड़ता है वर्किंग नोट। क्या देना पड़ता है? वर्किंग नोट नंबर 1। इधर से आ जाएगी सीआईएफ रेट, इसको गुणा कर देंगे एक्सचेंज रेट से, तो आपकी आ जाएगी असेसेबल वैल्यू। आपकी क्या आ जाएगी बेटा? असेसेबल वैल्यू आ जाएगी। अब देखो माल कैसे आ रहा है? एयर से, तो एयर से आते तो फ्रेट का वर्किंग नोट नंबर 1 डाला मैंने। क्या लिखते थे? एक्चुअल जो गिवन है अमाउंट, एक्चुअल में फ्रेट कितना गिवन है? 7,900 पाउंड, और रूल के हिसाब से क्या होता है? कस्टम एफओबी से इसका कंपैरिजन करते हैं, उसका करते हैं 20%। कस्टम एफओबी कितना करते हैं? 20। कस्टम एफओबी कितनी है? 17,000। 17,000 का 20%, 17 दूना 3400, 3400 पाउंड। दोनों में से जो भी कम होगा तो 3400 पाउंड ले लेंगे। कितने ले लेंगे? 3400 पाउंड। समझ में आ गई क्या बात? अगर मैं इसके हिसाब से चलता तो देखना मेरी सीआईएफ वैल्यू, अब मैं यहाँ 3400 लूंगा तो 3400 लिख दिया मैंने। कितना हो गया? 20,500। मेरी सीआईएफ वैल्यू कैसे? कस्टम के हिसाब से 20,500, इसके हिसाब से कितनी आ रही थी? क्यों आ रही थी? क्योंकि इसने 7,900 शामिल कर रखा था, लेकिन कस्टम के हिसाब से शामिल कितना होना चाहिए? 3400। 7,900 और 3400 का डिफरेंस देख लो, ये आ रहा है 4500 का डिफरेंस। इन दोनों में भी डिफरेंस देख लो, 4500 को ही आएगा 25,000। समझ में आ गई? बस एक्सचेंज रेट कितनी दे रखी है राजा बेटा? अब देखो यहाँ एक्सचेंज रेट कितनी दे रखी है। पहली रेट दे रखी है रेट नोटिफाइड बाय बोर्ड, तो अपन को तो बोर्ड वाली रेट देंगे, या तो बोर्ड लिखाओ या सीबीआईसी लिखाओ। एक रेट दे रखी है आरबीआई की, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक बैंक की रेट दे रखी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक रिसीव्ड की रेट दे रखी है, जिस दिन मुझे माल आया था उसके उस दिन की रेट, उससे भी मुझे मतलब, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है बोर्ड की या सीबीआईसी की। बोर्ड की रेट कितनी दे रखी है? 99.5। ये लीजिए 99.50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20,500 इंटू 99.5, ये आंसर आ गया अपना 2039750। समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो तुम और छोटा करो, ये सेट हो गया। चलिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 का आंसर मैच कर लो। क्या आंसर आ रहा है? 2039750। अपना कितना आ रहा है? 2039750। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 7वां और 8वां बढ़िया क्वेश्चन है। 7वां और 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 को। बस दो ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बस ये 9वां करना ही नहीं है।
दो ही क्वेश्चन है, और साथ ही इसके बाद अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर भी चालू कर देंगे, मतलब दो वीडियो या 2 या 3 के लेक्चर और आएंगे जिसमें आपकी कस्टम पूरी कंप्लीट हो जाएगी 40 नंबर की। ठीक, फिर जीएसटी पे अपन दावा बोल देंगे।